ए प्लस बी से 3C प्लस 4D का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्शन के लिए लिखना हुआ हमको? सिंपली आपको बताया गया है अभी तक कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहां पर मैंने लिखा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। कुछ ये प्रोसेस है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। यहां पर जो कॉफिशिएंट लगे होते हैं वो अपॉन में लिए जाते हैं। यहां पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है, 1 है तो हमने 1 लिखा, 1 है तो नहीं लिखा हमने, 3 है तो 1/3 किया हमने, 4 है तो 1/4 किया। कॉफिशिएंट को अपॉन में ले जाने के पीछे जो पर्पज है हमारा वो ये है कि सपोज दैट मैं इसको इस तरह से नहीं लिखता हूं और मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से रिएक्शन N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। ठीक, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3 लिख दिया हमने। अब इसका रेट हमको लिखना हुआ। हमने सपोज दैट स्टार्टिंग में मान लिया कि N2 के 10 मोल्स थे हमारे पास, वी हैव 10 मोल्स ऑफ N2 एंड 15 मोल्स ऑफ H2। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया हमने, T इक्वल टू 0 है, तो ये 10 मोल्स है, ये 15 मोल्स है और ये कितना हो जाएगा 0। करेक्ट। आफ्टर 5 मिनट्स, मेरी कलाई बिल्कुल वर्क नहीं कर रही यार, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आफ्टर 5 मिनट्स हमने मान लिया कि N2 के 4 मोल्स डिसअपियर हो गए। ठीक, N2 के 4 मोल्स जो है वो डिसअपियर हो गए, मतलब जो शेष रह गया, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितना है, रिमेनिंग अमाउंट 6 मोल्स रह गए। ठीक, रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया इसका, 6 मोल्स। उसी टाइम पर जो H2 का कंसंट्रेशन बचेगा वो कितना होगा, जब N2 का 10 मोल्स में से 6 मोल्स बचा हुआ है, अर्थात 4 मोल्स डिसअपियर हो गए, तो उस कंडीशन में H2 के कितने मोल्स डिसअपियर होंगे। आप समझिए कि इसका 1 मोल होता है तो इसका 3 मोल जाता है। करेक्ट। इसके 1 मोल, जब इसके 1 मोल का रिएक्शन होता है तो इसके 3 मोल्स का रिएक्शन हो जाता है उस टाइम पे, और 2 मोल्स अमोनिया अर्थात NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब इसके 1 मोल से इसका 3 मोल्स गया तो इसके 4 मोल से इसका 12 मोल्स चला जाएगा, अर्थात 3 मोल्स रिमेन्स रह जाएंगे। डिसअपियर कितना हो जाएगा, 12 मोल्स। 12 मोल्स डिसअपियर हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर 1 मोल N2 से ये 2 मोल बन रहा है तो 4 मोल्स से ये कितना बन जाएगा, 8 मोल्स। कितना हो जाएगा, 8 मोल्स हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई आपको? कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल सी बात की है कि स्टार्टिंग में मैंने इसके 10 मोल्स लिए हुए थे, इसके 15 मोल्स लिए हुए थे, इसके 0 मोल्स थे। आफ्टर 5 मिनट्स ये डिसअपियर हो गया 4 मोल्स, ये डिसअपियर हो गया 12 मोल्स, तो इसका फॉर्मेशन कितना हो गया, 8 मोल्स। अब हम लिखते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, नहीं दिख रहा ना, हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा हमको। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, समझिए कि हमने लिखा N2, डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, इट मीन्स इसको हम कर देंगे तो सिंपल हम बता रहे हैं आपको, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। आगे ये दोनों माइनस टर्म है, ये दोनों ही माइनस के टर्म है ना, यहां पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस
डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। अब समझिए डेल्टा N2 बाई डेल्टा T का वैल्यू क्या हुआ। N2 मीन्स कि फाइनल कंसेंट्रेशन और इनिशियल कंसेंट्रेशन, इन दोनों को माइनस करना है तो हम कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है हमारे पास 6 मोल्स हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे अगर हम लोग तो फाइनल 6 मोल्स है और इनिशियल कितना है हमारे पास 10 मोल्स, तो बचा कितना 4 मोल्स लिख के माइनस में, क्योंकि क्या होगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो हमने लिखा -4/5 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट पे किया हमने, अगर N2 का कर दिया तो H2 पे आते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा फाइनल हमारे पास कितना है, फाइनल कितना है भाई 3 मोल्स, इनिशियल कितना है 15 मोल्स, कितना हो जाएगा -12/5 हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान देने की है कि बाहर भी माइनस लगा है तो यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। भाई बाहर भी माइनस लगा हुआ है, अंदर भी माइनस आएगा, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस हो तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट पे किया आपने अगर, तो अभी नेक्स्ट किया तो क्या हो जाएगा डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। फाइनल हमारे पास इतना है और इनिशियल 0 है, तो अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/5। करेक्ट है ये करेक्ट आ गया। अब समझिए यहाँ पर हमारे पास 3 कंसेंट्रेशन, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया है, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने लिखा है इसको रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैंने सॉरी ऑर्डर नहीं रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास 3 रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। एक ही रिएक्शन के लिए क्या 3 रेट पॉसिबल है, एक ही रिएक्शन के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 रेट आ जाए। तो अगर हम लोग क्या करें कि इनका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है अर्थात जो कंसंट्रेशन का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दें तो हो सकता है ये तीनों सिमिलर हो जाएं। तो इसके लिए हम लोग इनसे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद यहाँ पर 2 है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब 3 4 जा 12 हो जाएगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए सबका कंसंट्रेशन आ गया 4/5, सबका कंसंट्रेशन कितना, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया सबका 4/5। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें क्या जरूरत पड़ती है कॉफिशिएंट से डिवाइड करने की, क्योंकि एक रिएक्शन के लिए 3 रेट नहीं हो सकते, किसी एक रिएक्शन के लिए 3 रेट नहीं हो सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है यहां पर हमको कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको कॉफिशिएंट से डिवाइड करने का पर्पस क्या है हमारा। अगला अब हम लोग सीखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में एक इक्वेशन स्टेब्लिश करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में जो एक इक्वेशन स्टेब्लिश किया जाता है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू किया जाता है। सपोज दैट मैंने लिखा है यहाँ पर ए से बी का फॉर्मेशन, ठीक। तो हमको रेट लॉ लिखना हुआ अगर तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर एम। बात समझिए मेरी आप कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कॉफिशिएंट को पावर नहीं लगाते कभी भी। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट कंसंट्रेशन के टर्म पे कभी भी पावर कॉफिशिएंट को नहीं लगाया जाता। ये बात याद रखिए, ये जो पावर लगाए जाते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यू से डिसाइड किए जाते हैं। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो कांस्टेंट वैल्यू मैंने मान लिया कि क्या आ गया के, जिसे रेट कांस्टेंट कहा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हमने ए की पावर एम। उस बात समझिए आपको। सेकंड अगर रिएक्शन ले लूँ मैं ए प्लस बी से सी का फॉर्मेशन, ठीक। ए प्लस बी से सी का फॉर्मेशन ले लिया अगर हमने तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आर ओ आर प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन के पावर एम और फिर बी की कंसंट्रेशन के पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से फिर से वही होगा आर ओ आर इज इक्वल टू के, इसके बाद ए के पावर एम और बी की पावर एन। अब समझिए ये जो एम और एन रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के पावर जो वैल्यूज होती हैं अगर उनको हम लोग सम कर दें तो जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर।
ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के पावर जो वैल्यूज होती हैं उनको अगर हम लोग ऐड कर दें या इनका सम कर दें तो हमको ऑर्डर मिल जाता है, अर्थात m प्लस n इक्वल टू ऑर्डर। समझ में आया आपको कि ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? m प्लस n मतलब जो पावर लगा हुआ है अगर उसको हमने सम कर दिया तो ये ऑर्डर निकल जाता है। अब इसका फायदा क्या है इस तरह से लिखने का? इस तरह से लिखने का फायदा क्या है? सपोज दैट मैंने लिखा ए से बी, ठीक, ए से बी लिखा हमने, और यहां पर हमने लिखा आर ओ आर इक्वल टू के ए की पावर हमने मान लिया कि कितना है 1 है, ठीक, ए की पावर कितना है 1 है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या कर दिया कि हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अगर हमने के की कंसंट्रेशन को डबल किया तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 2a एरो b हो जाएगा। और हमने इसका आर ओ आर लिखना हुआ तो हमने क्या लिखा? आर ओ आर इक्वल टू के, यहां पर हमने लिखा 2 ए की कंसंट्रेशन की पावर 1, ऐसा लिखा हमने। अब समझिए कि अगर हमने 2 को बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा? आर ओ आर इज इक्वल टू के 2 ए की पावर 1। अब समझिए इस बात को कि के ए की पावर 1, के ए की पावर 1 मतलब ये इनिशियल आपका रेट था। इनिशियल रेट क्या था? के ए की पावर 1, यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं के ए की पावर 1। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, यदि हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट इनिशियल का डबल हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? हमने सिंपल सी बात की है यहाँ पर कि ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट अपने आप ही डबल हो गया। अगर मैं दूसरी रिएक्शन ले लूँ आपके सामने, यदि मैं दूसरी रिएक्शन ले लूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पर ए प्लस बी से सी का फॉर्मेशन, तो हमने रेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर ओ आर इज इक्वल टू के ए के पावर हमने मान लिया 1 है और बी के पावर हमने मान लिया कि क्या है 2 है, ठीक, ऐसा हमने मान लिया कि ए के पावर 1 है और बी के पावर 2 है। इस कंडीशन में आप समझिए, इस कंडीशन में समझिए कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 + 2 = 3, अर्थात ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक। ये बात समझ में आई आपको? अब हमने क्या किया? ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और बी को भी डबल कर दिया हमने। सपोज दैट हमने क्या किया? ए को डबल कर दिया और बी को भी हमने डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 2a + 2b एरो, ठीक, सी, ऐसा कुछ मान लिया हमने। अब हमारा रेट लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे? आर ओ आर इज इक्वल टू के, ठीक, के सॉरी ये 2 हो जाएगा 2a की पावर 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2b की पावर 2। अब देखिए 2 को हम लोग सामने लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? आर ओ आर इज इक्वल टू 2 के ए के पावर 1, फिर से हो जाएगा 2 × 4 बी के पावर 2, ये हो जाएगा ना। अब देखिए स्टार्टिंग में के ए के पावर 1 और बी के पावर 2, के ए के पावर 1 बी के पावर 2 की वैल्यू कितनी थी? क्या था भाई? ये तो आपका इनिशियल कंसेंट रेट था ना, ये इनिशियल रेट था। अब यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 8, नहीं दिख रहा आपको? 8 यहाँ हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा फिर के ए के पावर 1 और बी के पावर 2। इसका मतलब ये तो आपका इनिशियल रेट था और जब हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और बी की कंसंट्रेशन को भी हमने डबल कर दिया तो रेट जो इनिशियल का था वो 8 टाइम्स बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड आपको तो आप बिंदास पूछ सकते हैं हमसे, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आपको होता है तो आप बिंदास पूछेगा। तो अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए हमने लिखा ए से बी, या छोड़िए अगर हमने कोई रेट लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा आर ओ आर इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन की पावर m, ऐसा हमने लिखा, ठीक, ऐसा लिखा हमने। तो अब हमको चेक करना है कि k का यूनिट क्या होगा। हमको k की यूनिट चेक करनी है, ठीक। अब k की यूनिट के लिए आप समझिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेक किया था आपने कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए लिखा था
कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ना, यही किया था। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने मान लिया कि आपने लिखा dA/dt। आप बताइए मुझे dA/dt लिखिए या ΔA/dt की बात देखिए, है ना। dA/dt लिखा आपने, तो ये कंसेंट्रेशन टर्म है। कंसेंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर होगा, और उसके बाद टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। अब लीटर को भी ऊपर लेके जाइए, सेकेंड को भी ऊपर लेके जाइए, तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सही बात है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये तो समझ में आया ना आपको, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसके बाद यहाँ पर के है, यहाँ पर क्या है, के है, और ये कंसंट्रेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल इसको यम के बजाय यन मान लिया जाए, ज्यादा बेटर समझ पाएंगे आप। यन मान लिया जाए, ज्यादा बेटर समझ पाएंगे आप। देखिए है तो ऑर्डर ही वो, ये यम हो चाहे यन हो, है तो ऑर्डर ही। हमने यन लिख दिया, ज्यादा सिंपल समझ में आएगा आपको। हमने लिखा मोल और फिर लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। ये सिंपल है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर हमने लगा दिया पावर एन पे, इसका पावर हमने यन लगा दिया। अब यन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मोल की पावर यन हो जाएगा और लीटर की पावर यन हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के मोल की पावर एन और लीटर की पावर -n हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस तरफ लेके आ सकते हैं क्या, इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा ना, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसका पावर चेंज कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा मोल -n और लीटर का क्या हो जाएगा भाई, लीटर के पावर n हो जाएगा। अब समझिए आप कि अगर हमने लिखा इसको k के इक्वल टू, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से मोल और मोल इन दोनों का पावर सम हो जाएगा अब की बार। तो क्या हो जाएगा, मोल 1 -n, और यहाँ पर -n है और यहाँ पर n है, तो n -1 हो जाएगा क्या, 1 ऐसे कर दीजिए आप, -1 + n, या फिर लिख दीजिए n -1, बात देखिए है ना। तो क्या हो जाएगा, लीटर 1 माइनस n -1 ना, सॉरी n -1, ये n -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, n -1, उसका सेकेंड इनवर्स। अब आप समझिए इस बात को कि ये एक फॉर्मूला आ गया आपके सामने। वो फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू, देखिए कितना सिंपल है याद करना, k इज इक्वल टू मोल 1 -n, 1 -n पहले लिखा, फिर अब दूसरी बार में क्या करना है आपको, लीटर n -1 कर देना है, लीटर n -1, और फिर क्या लिखा आपने, सेकेंड इनवर्स। क्या ये बात समझ में आपको, बाद में क्या लिखा आपने, सेकेंड इनवर्स लिखा, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। यदि मान लीजिए कि रिएक्शन जो हो 0 ऑर्डर का हो, यदि रिएक्शन 0 ऑर्डर का हो, अर्थात n इक्वल टू 0 हो ना, ये ऑर्डर है तो n इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, मोल 1 -0 कर देंगे, तो 1 -0 इक्वल टू मोल ही रह जाएगा, तो लिखा आपने मोल, ठीक। n -1 कर दिया आपने, मतलब 0 -1 कर दिया, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपकी बार। और सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स है, ठीक। तो 0 ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगी k की, वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यदि n इक्वल टू 1 हो। इफ n इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा बताइए, मोल 1 -n, 1 -1 इक्वल टू 0, 1 -1 ना, यहाँ पर फिर से 1 रखेंगे आप, तो 1 -1 हो जाएगा, फिर से लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सेकेंड इनवर्स। आप समझिए, इसके पावर 0, इसके पावर 0, इसका मतलब दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या बन के आएगी, सेकेंड इनवर्स, अर्थात n इक्वल टू 1 है अगर, तो सेकेंड इनवर्स का यूनिट हो जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ये निकाल देंगे, ठीक। इसका यूनिट आप लोग चेक करेंगे कि यदि इफ n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 3 है तो इनके यूनिट्स क्या होंगे, फिर उस कंडीशन में इनके यूनिट्स क्या होंगे, ठीक। ये आपको करके आना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं 0 ऑर्डर की रिएक्शन की, 0 ऑर्डर की रिएक्शन की। सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ पर a प्लस b से c का फॉर्मेशन, ठीक। a प्लस बी से हमने c का फॉर्मेशन लिखा। अब ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा था 5 मिनट्स में, इट विल कंप्लीट इनटू द
5 मिनट्स। ठीक, 5 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है। अगर हमने क्या किया, ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया, तो हम सोच रहे थे रिएक्शन अब या तो बढ़ जाएगा या तो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, लेकिन रिएक्शन अभी भी 5 मिनट से हो रहा है। हमने बी की कंसेंट्रेशन को डबल कर लिया, फिर भी रिएक्शन उसी स्पीड से चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन में या जिस रिएक्शन के रेट पर रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कहते हैं। ए टाइप ऑफ रिएक्शन विच रेट डज नॉट चेंज ओके, आई एम रियली सॉरी। देखिए, a type of reaction which rate does not change with the changes in the concentration of reactants। समझ में आपको कि वे रिएक्शन जिनका कंसंट्रेशन जिनका रेट चेंज नहीं होता, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को चेंज करने से इन्हें जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कहा जाता है। अब इसका रेट लिखना हुआ तो क्या इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे भाई? इसका हो जाएगा ROR इज इक्वल टू के ए के पावर 0 और बी के पावर 0। अरे कैसे? तो हमने लिखा क्या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन के रूप में ROR इक्वल टू के ए के पावर 0 बी के पावर भी 0। इस कंडीशन में क्या हो जाता है ROR इज इक्वल टू के, अर्थात जो रेट कांस्टेंट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। अब जीरो ऑर्डर के लिए के का जो यूनिट है वो यहाँ पर निकाला गया था, यहाँ पर ना ये निकाला गया है। तो अब हम लोग आज का क्लास यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन करेंगे और जीरो ऑर्डर से रिएक्शन कुछ सवाल भी करेंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।